चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 18 अक्टूबर 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित वो सारी जानकारी हमेशा की तरह आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं आपको बता दूं, यहाँ से अपने बिहार में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है आपसे जरूर देखिएगा और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, सबसे पहले वो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न था कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के आकांक्षी जिलों में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है या फिर अव्वल है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर डी यानी कि पूर्णिया। इस मामले में यानी कि जो आकांक्षी जिलों की बात हो रही है तो लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में पूर्णिया जिला अव्वल रहा और सबसे निचले पायदान पर रहा सीतामढ़ी। अच्छा, अगर हम बिहार के दृष्टिकोण से बात करें, बिहार में 38 जिले हैं, आप सभी जानते हैं। उनमें से जो 13 जिले हैं वो आकांक्षी जिलों की श्रेणी में है। इस सीरीज को आप फॉलो कीजिए, यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपको दूसरे किसी भी सोर्स पर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हमारा आपसे वादा है। पिछले 4 वर्षों से हम रेगुलर वे में चीजें आपको दे रहे हैं, करंट अफेयर्स को लेकर या फिर बिहार के एग्जाम को लेकर, और सभी चीजें आपके लिए उपयोगी होती है। आप लोग कमेंट के माध्यम से भी फीडबैक देखते होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आप सबों को दे दूं। आप लोग जो डिमांड कर रहे थे कि सर अब वीडियो में जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश में भी लिखा कीजिए और जो पीडीएफ आप देते हैं वो इंग्लिश में भी दिया कीजिए, तो यहाँ पर हमने अब ये घोषणा किया है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी यानी कि बाइलिंगुअल में यहाँ पर चीजें आपको मिलेगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह है कि जो एक्सप्लेनेशन है, जो प्रश्न का हम आपको देते हैं, तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो उतनी सारी चीजों को एक ही स्क्रीन पर इंग्लिश और हिंदी में लिख पाना और लिख के अरेंज कर पाना, खास करके बड़ी बात है यहाँ पर अरेंज करना। अगर वो सारी चीजें अरेंज किया जाए जितना हमारा कंटेंट होता है एक्सप्लेनेशन का, तो वो संभव नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर इंग्लिश में आपको इंग्लिश और हिंदी में प्रश्न दिखेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो इसका होगा वो केवल और केवल आपको हिंदी में ही दिखेगा। क्योंकि इंग्लिश अगर मैं यहाँ पर डाल दूं दोनों एक साथ, तो होगा क्या कि ये मतलब कंटेंट मतलब जो टेक्स्ट है वो छोटा छोटा हो जाएगा साइज, तो आप प्रॉपर तरीके से उसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये है, आपको सोल्यूशन ये दे दूं कि जो आप यहाँ पर वीडियो देखेंगे तो इसका पीडीएफ फाइल जो आपको मिलेगा वहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मिलेगा। यानी कि जो अंग्रेजी के छात्र हैं वो अंग्रेजी में पढ़ पाएंगे और जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में इसका लाभ उठा पाएंगे। चलिए सेशन की हम यहाँ पर अब शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। अक्टूबर 2023 में बिहार ने किसे हराकर एआईएफएफ सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अच्छा, जो लोग शिकायत कर रहे थे कि सर इंग्लिश में भी लिखा कीजिए, आप वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों चीजों को यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाला हूँ, इससे समय ज्यादा लग सकता है क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो आधा घंटा से बड़ा होता है। तो अगर मैं दोनों पढ़ने लगा तो ज्यादा और समय लगेगा। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में फाइनल मुकाबले में बिहार ने दिल्ली को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली। अब यहाँ पर इसके बारे में वो सभी चीजों को देखते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, सेमीफाइनल मुकाबले में बिहार ने असम को हराया था और असम को हराने के बाद 10 अक्टूबर 2023 को फाइनल मुकाबला जो खेला गया दिल्ली और बिहार के बीच, तो दिल्ली को हराकर एआईएफएफ सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है वो बिहार ने अपने नाम किया। अच्छा, बिहार के संदर्भ में खेल और खिलाड़ियों को लेकर जो प्रश्न बनते हैं या फिर जो इवेंट घटित होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगला ही पॉइंट है कि बिहार टीम के इस प्रतियोगिता को लेकर बिहार टीम के जो कप्तान थे वो आयुष कुमार, जो कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे अगला हमारा एक पॉइंट है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था, इसी को लेकर यहाँ पर पॉइंट लिखा गया कि झारखंड के अलग होने के बाद से अब तक कभी भी बिहार की टीम इस प्रतियोगिता में अव्वल नहीं आए थे। ये 2023 में पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार ने इस खिताब को अपने नाम किया है। तो इस लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट और भी है, जैसे कि यहाँ पर बिहार के खेल और खिलाड़ियों की बात हुई, तो आपको ध्यान रखना है कि हमने आपको जानकारी दिया था 25 मार्च 2023 को, हालांकि वो चीजें यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 25 मार्च 2023 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक कानूनी मान्यता गया था या फिर एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा। अच्छा, वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं
वो है रविंद्रन शंकरन। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पूछें आपसे बिहार के खेल मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि वर्तमान में जो बिहार के खेल मंत्री हैं वो कौन है। अच्छा, यहाँ पर ये जो लाइन हमने लिखा है कि एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को, तो यहाँ पर इसको ऐसे समझिए कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को जो अब ये मान्यता मिला है, इसके बाद बिहार में खेल और खिलाड़ियों को लेकर कोई भी घोषणा या फिर कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए फुटबॉल की बात हुई है, तो फुटबॉल को लेकर खास करके जो सर्वोच्च संस्था है फुटबॉल की वो फीफा है, तो इसको लेकर चीजें आप ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फीफा जो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, अभी हाल ही में जो विश्व कप आयोजित हुआ, फीफा विश्व कप 2022 वाला, ये कतर की मेजबानी में आयोजित हुआ था। आपको ध्यान रखना, चीजें पुनः से यहाँ पर आपको रिवाइज करा दूं कि ये जो कतर में आयोजित हुआ 2022 वाला, इसका जो खिताबी मुकाबला था वो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया। और इसमें जरूरी बात यह है कि 36 साल के बाद अर्जेंटीना चैंपियन बना था। और अर्जेंटीना टीम के कप्तान कौन थे, तो लियोनेल मेसी। और ये तीसरी बार था जब फीफा विश्व कप का खिताब अर्जेंटीना ने अपने नाम किया। 2022 में पिछली बार, उससे पहले अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इससे पहले 1978 में और फिर 1986 में। इस सूची में अब 2022 आप ऐड कर लीजिए। 3 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुका है अर्जेंटीना। अच्छा, फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रतीक यानी ऑफिशियल मस्कट की बात करें तो ध्यान रखना, लाइव ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई थी 1930 में। 2018 की विजेता से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है, फ्रांस से विजेता रहा, जबकि उप विजेता रहा रूस। ये तो रही बात मेंस कैटेगरी, जो कि फीफा श्रेणी 1 प्रतियोगिता है। लेकिन इसी में महिला कैटेगरी की बात करें तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। महिला कैटेगरी की बात करें तो ये इसका नवा संस्करण था। और आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो मेजबान देश था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था। स्पेन इसका विजेता बना पहली बार और इंग्लैंड को हराकर इंग्लैंड उप विजेता रहा। कुछ चीजें यहाँ पर और भी दी गई है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ विस्तार पूर्वक। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। अच्छा, इसके अतिरिक्त फीफा अंडर 20 के बारे में भी जानकारी है, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सैफ प्रतियोगिता के बारे में, साउथ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे अंडर 16 फुटबॉल टीम ने, भारतीय अंडर 16 फुटबॉल टीम ने ये सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है बांग्लादेश को हराकर। ये चीजें एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। और ये 5वीं बार है जब भारतीय टीम ने अंडर 16 वर्ग में इस खिताब को अपने नाम किया है। और इसके अतिरिक्त एक अहम जानकारी है कि हाल ही में भारत ने कुवैत को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार शेफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो फुटबॉल से संबंधित जो बड़े लेवल के, बड़े स्तर के प्रश्न हैं वो यहाँ से इतने सारे बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न होगा कि अक्टूबर 2023 में बिहार में कहां पर या फिर कहां 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2023 शॉर्ट में टीटीएफ के उद्घाटन संस्करण का आयोजन किया गया। ये इसका पहला संस्करण था, जिस वजह से यहाँ पर लिखा गया है उद्घाटन संस्करण। तो अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ ज्ञान भवन पटना में, जो बापू नहीं बल्कि अशोका कन्वेंशन सेंटर है पटना में, यहीं पर ज्ञान भवन और बापू सभागार है। तो इसी में ज्ञान भवन में अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ है। और आपको ध्यान रखना, ये पहला संस्करण है टीटीएफ का, अर्थात ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का। अच्छा, यहाँ पर जो हमने जानकारी आपको दिया अशोका कन्वेंशन सेंटर या फिर ज्ञान भवन बापू सभागार के बारे में, आप यहाँ पर ज्ञान भवन को इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। पटना में जो गांधी मैदान है, गांधी मैदान का जो उत्तरी इलाका है, वहीं पर आपको ये दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो हाल ही में 7 से 8 अक्टूबर 2023 को ज्ञान भवन पटना में 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2023 का आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा किया गया। यहाँ पर एक जानकारी छुपी हुई, हालांकि बहुत आसान है, फिर भी आप ध्यान रखिए। अगर हम बात करें तेजस्वी प्रसाद यादव की, तो दूसरी बार है जब बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री जो 22वें मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी बात करें तो रिकॉर्ड 8 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी आप समझिएगा, अगर हम बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में झंडा फहराने की बात करें तो ये रिकॉर्ड जो है सर्वाधिक 17 बार का, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नाम है। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। पहले ये रिकॉर्ड जो था 14 बार का, वो था श्री कृष्ण सिंह का नाम, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए, यहाँ पर अगला पॉइंट है, अभी हाल ही में जो 2 दिवसीय ट्रेवल एंड
टूरिज्म फेयर 2023 का जो आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव ने पर्यटन विभाग की पुस्तक रेडी रेकनर 2.0 और विपश्यना पर केंद्रित पोस्टर धम्म विहार का विमोचन किया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने शामिल किया है, जैसे कि यहाँ पर इसमें ये भी चर्चा किया गया इस सम्मेलन में 2019 की तुलना में इस वर्ष अब तक जो अक्टूबर महीना चल रहा है 2023 का, अब तक की बात करें 2019 से तुलना करते हुए देखें तो उस समय की तुलना में 3.5 करोड़ से बढ़कर पर्यटकों की जो संख्या वो 5.75 करोड़ हो चुका है। अब तक की अक्टूबर तक की बात यहाँ पर लिखी गई है, ये चीजें समझिएगा। तो इसका जिक्र यहाँ पर इस सम्मेलन में या फिर जो आयोजन हुआ यहाँ पर किया गया। तो इतनी सारी चीजें फिलहाल यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला है तीसरा प्रश्न, बताएं कि निम्नलिखित में से किस खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल किया है। देखिए ये बहुत ज्यादा चर्चे में है, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। अभी कुल मिला के 5 खेल को इसमें शामिल किया गया है। इन 5 खेलों में जो 3 विकल्प यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक क्रिकेट, बेसबॉल और स्क्वैश, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों यहाँ पर सही है, तो उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से सभी अर्थात ऑल ऑफ द एबव इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से समझिएगा कौन कौन से खेल हैं जो इसमें शामिल किया गया। हालांकि कुछ जानकारी हमने 102 दिन पहले भी आपको दिया था क्रिकेट को लेकर के कि 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी हुई है ओलंपिक में। अब यहाँ पर उसी सब चीजों का जिक्र है कि हाल ही में 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक मुंबई में जो वर्ल्ड जियो सेंटर है, यहीं पर 41वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के दौरान क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट में आपको ये ध्यान रखेंगे, जो आपको मैंने कई बार आपको बताया है कि जो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था वो है आईसीसी, और आईसीसी की तरफ से जो क्रिकेट का आयोजन होता है वो 3 फॉर्मेट में होता है। जो सबसे छोटी फॉर्मेट है मतलब आईसीसी के आधार पर वो है T20, तो इसमें T20 को ही शामिल किया गया ओलंपिक में। इसके अतिरिक्त जो वनडे और टेस्ट है उसे शामिल नहीं किया गया है। तो आपको ध्यान रखना इस सत्र में जो यहाँ पर लिखा गया 141वां सत्र था जो कि मुंबई में आयोजित हुआ, तो इसमें क्रिकेट के अतिरिक्त बेसबॉल, स्क्वैश, लेक्रोस और फ्लैग फुटबॉल को इसमें शामिल किया गया है। ये चीजें यहाँ से अब ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के 5 खेल को भी हाल ही में तो 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगले पॉइंट में क्रिकेट की हम बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा खबरों में है। क्रिकेट पहले ओलंपिक में शामिल था लेकिन हटा दिया गया था। पिछली बार अगर हम बात करें तो ओलंपिक में क्रिकेट जो है इससे पहले 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था। तो इस लिहाज से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं टीप पे जाके 128 साल के बाद क्रिकेट की वापसी होगी ओलंपिक में। 128 साल क्यों लिखा गया, क्योंकि 1900 ईस्वी में पिछली बार क्रिकेट शामिल था ओलंपिक में, और 2028 में जो लॉस एंजलिस ओलंपिक होगा उसमें शामिल होगा। तो इस लिहाज से 128 साल का डिफरेंस है, तो 128 साल के बाद क्रिकेट की इसमें वापसी होगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें और भी है जो यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो सम्मेलन की या फिर सत्र की चर्चा किया, तो पिछले 40 साल की बात करें तो दूसरी बार है जब भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सत्र की मेजबानी किया भारत ने, और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में जो माननीय प्रधानमंत्री है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पिछली बार भारत ने 1983 में ही नई दिल्ली में इसके 86वें सत्र की मेजबानी किया था। अच्छा, हमने ये भी आपको जानकारी दिया था क्रिकेट की, चूंकि यहाँ पर चर्चा हुई और 1983 जब भी देखे तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें क्रिकेट विश्व कप की, जो एक दिवसीय वनडे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो कपिल देव की अगुवाई में 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। अभी आपको ध्यान रखना 2011 में दूसरी बार भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है, और इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में जो क्रिकेट की मेजबानी भारत में हो रही है तो चौथी बार है भारत क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। और आपको ये भी ध्यान रखना, हमने ये बताया कि 2 बार खुद से, यानी कि 2011 में और 2023 में जो हो रही वो स्वतंत्र तौर पर भारत उसकी मेजबानी कर रहा है। ये सारी चीज आपको ध्यान रखना, ये इसका 13वां संस्करण है। चलिए अगले चौथे प्रश्न पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है वो वियतनाम में किया गया है। जो केंद्रीय विदेश मंत्री है, यानी कि भारत के विदेश मंत्री जो है, ये वियतनाम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किए। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं ये प्रतिमा है जिसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। चलिए अब यहाँ पर इसके बारे में चीजों को देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा भी हमने शामिल किया है, जैसे कि केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में वियतनाम के बाक निन्ह में एक जगह है, एक शहर है वियतनाम देश में,
यहीं पर बाक-निन्ह में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। ये एक जब जो प्लेस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य है। तो यहीं पर अभी हाल ही में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अच्छा, यहाँ पर आगे कुछ और भी पॉइंट है जो कि हाल ही के समय में हमने आपको बतलाया था। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1863 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में है, तो शुरुआत में यानी कि जब ये अस्तित्व में आया था, तो इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है, वो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। 1863 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी और हाल ही में शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। आप यहाँ पर ये नोट करेंगे कि अभी हाल ही में 2023 में यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शांति निकेतन को चिन्हित किया गया है, तो ये 41वां मतलब संस्थान है। ये नोट कीजिएगा। इसके बाद 42वें पे जो चिन्हित किया गया, वो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक स्थित होयसल जो पवित्र मंदिर समूह है, उसको इसमें 42वें संस्थान के रूप में यानी कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि जो सूची है उसमें ये कर्नाटक स्थित होयसल मंदिर का जो समूह है, उसे इसमें शामिल किया 42वें संस्थान के रूप में। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें भारत की इस समय, तो कुल मिला के भारत में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, उसकी संख्या है 42। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, कुछ चीज़ें और भी है, जैसे कि शांति निकेतन की जो अस्तित्व की हमने बात किया, 1863 ईस्वी में ये अस्तित्व में आता, लेकिन एक आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में या फिर आवासीय विद्यालय के रूप में जो शांति निकेतन की स्थापना हुई थी, वो वर्ष 1901 में हुई थी और इसका श्रेय किन्हें जाता है, वो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हमने जानकारी आपको दिया है कि हेरिटेज साइट के बारे में, तो विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र अभी हाल ही में 10 से 25 सितंबर 2023 तक रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया और यहीं पर ये भारत के 2 संस्थान को 41वें और 42वें हेरिटेज साइट के रूप में भारत से चिन्हित किया गया, यानी कि भारत का ये 41वां और 42वां हेरिटेज साइट चुना गया यूनेस्को की तरफ से। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कहाँ पर, तो रियाद सऊदी अरब में। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक जानकारी आपको दे दूं कि इस नवरात्रि आप सभी के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर एक खास ऑफर है। आप सभी के लिए एक खास ऑफर है, आप लोग इसका लाभ उठाइए, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको सफलता मिलेगी। इस नवरात्रि के अवसर पर ये जो बीपीएससी वाला कोर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, 70वीं बीपीएससी वाले कोर्स में आपको ध्यान रखनी, ये तमाम चीजें तो मिल ही रही है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये तमाम चीजें आपको इसमें मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर करंट अफेयर्स का अलग से लेना पड़ेगा क्या? नहीं, वो तमाम चीजें करंट अफेयर्स, यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपको इसमें मिलने वाला है। बिहार जीके का नोट्स है, स्पेशल नोट्स हमारा, वो आपको मिलेगा, सिलेबस आधारित नोट्स मिलेगा और 70वीं के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये तमाम चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे जितने भी नोट्स हैं, जितने भी वहां पर चीजें उपलब्ध है मटेरियल के रूप में, वो तमाम चीजें आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे एप्लीकेशन पे, आप ध्यान रखेंगे आपके लिए इस नवरात्रि एक प्रोमो कोड है, इस प्रोमो कोड का आप इस्तेमाल करेंगे बीपीएससी 70, जिसके बाद इस कोर्स में आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। एक नाम मात्र की फी के साथ आप हमसे 12 महीने की अवधि के लिए जुड़ सकते हैं। 12 महीने रेगुलर चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी और आपकी तैयारी बेहतर होगी और हजारों छात्र जो बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर अपनी प्रतिस्पर्धा को और भी बेहतर बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से खास करके जो लॉन्च होगी, तो वहां पर बेहतरीन तरीके से चीजों को आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपनी तैयारी का आकलन भी कर पाएंगे। ये चीज यहाँ पर समझिए। अच्छा, यहाँ पर हमने इंग्लिश में भी करंट अफेयर्स के मटेरियल को जोड़ दिया है, तो वो भी आप सबों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का जो मटेरियल आपको मिलेगा वो इसी महीने से अक्टूबर से मिलेगा, उससे पिछले का एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय शहर में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये अभी इसका जो आयोजन हुआ है वो देहरादून में हुआ है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। कहां पर होगा? तो देहरादून में ये इसका 49वें संस्करण का उद्घाटन हुआ या फिर आयोजन हुआ अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का। अब यहाँ पर चीजों को देखते हैं विस्तार से। पहला पॉइंट है कि हाल ही में 7 से 8 अक्टूबर 2023 तक उत्तराखंड के देहरादून में अवस्थित वन अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर इस लाइन में एक प्रश्न ऐसा छुपा हुआ जो आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है, उत्तराखंड में। ये नोट कीजिएगा। यहीं पर अभी हाल ही में ये 2 दिवसीय
49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ। अच्छा, इस कार्यक्रम में देश भर के सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इसके उद्देश्य की बात करें तो पुलिस को, जो भी भारतीय पुलिस है विभिन्न राज्यों में, उसको आधुनिक तकनीक से लैस करना, उसे एक प्रकार से मॉडर्न बनाना, ये इसका उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुछ चीजें और भी है, वो भी हम देखते हैं, बिहार के संदर्भ में भी है, जो हमने बताया, एक बार से पुनः यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश ने देश के पुलिस बलों में पहला स्थान हासिल किया है। जो भी विभिन्न राज्य हैं और उसको लेकर जो अभी हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया, एक सर्वे किया गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल जो निकलकर सामने आया वो आंध्र प्रदेश का। ये ध्यान रखिएगा, 2023 का ही ये न्यूज है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक नवीनतम रिपोर्ट की बात करें, हाल ही में ये रिपोर्ट आई है। अच्छा, इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दिया था, 2021 में भी टाटा ट्रस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया था कि सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी जो है वो बिहार में है। तो पुनः से रिपोर्ट आई है, पुनः यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी की बात करें तो अपना बिहार में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी है। अच्छा, अभी हाल ही में 15 अगस्त 2023 को जो 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए एक पॉइंट हमने ये भी यहाँ पर शामिल कर दिया है कि बिहार के कुल 21 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया था। अच्छा, इसमें 3-4 कैटेगरी भी है। ये 3-4 कैटेगरी क्या क्या है वो चीजें हमने आपको पीडीएफ में दिया है। जब अगस्त वाले पीडीएफ को आप पढ़ेंगे तो तमाम चीजें वहां पर विश्लेषण से इसी प्रकार से मिलेगा। यहाँ तो एक लाइन बाय लाइन, एक मतलब शॉर्ट डिफिनेशन इसका दिया गया है, वहां पर वो चीजें आपको विस्तार से दिया गया है। तो अगर रेगुलर वे में पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। चलिए, 21 पुलिस कर्मियों को बिहार से यहाँ पर सम्मानित किया गया था 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। अब यहाँ पर छठा प्रश्न है कि हाल ही में 15 अक्टूबर 2023 को किनके द्वारा गुजरात के गांधीनगर के या फिर गांधीनगर में शमाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमित शाह। अच्छा, इसके बारे में अब यहाँ पर विश्लेषण देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में 15 अक्टूबर 2023 को गांधीनगर के समाऊ गांव में 2 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित शहीद स्मारक और पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी आपको समझना है। यहाँ पर हमने लिखा है, दरअसल नवंबर 1857 में समाऊ में जो स्वतंत्रता संग्राम, हालांकि उस समय जब, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की मतलब संज्ञा दी है। तो इसके आधार पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था तो यहाँ पर समाऊ में 12 वीरों ने, या फिर जो 12 स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर जो 12 वीर थे, उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी। तो उनके सम्मान में अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ, कोई भी चीजें मतलब नहीं की गई। तो अभी हाल ही में इन्हीं 12 वीरों के सम्मान में इसकी स्थापना की गई। ये यहाँ पर लिखा गया है, शहीद स्मारक और पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया गया है। ये चीजें ध्यान रखें। अभी हाल ही में जो गुजरात का गांधीनगर जो जगह है, वहां पर गांधीनगर एक जिला है, तो इसमें आपको ध्यान रखना, समाऊ गांव में ये उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गांधीनगर एक जिला भी। चलिए, यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है, वसंत वैली स्कूल को देश भर में नंबर 1 स्कूल का खिताब मिला, यह कहाँ अवस्थित है? अच्छा, बहुत ज्यादा खबरों में ये ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये दिल्ली हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वसंत वैली स्कूल के बारे में जो लिखा गया है प्रश्न, जो अभी हाल ही में भारत का नंबर 1 स्कूल घोषित किया गया है या फिर चुना गया है, या फिर ये खिताब अपने नाम किया है, तो ये दिल्ली में अवस्थित है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? देखिए, इसका जो राइट आंसर ये है रौनक सागवानी, विकल्प नंबर तो रौनक सागवानी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अर्थात विकल्प नंबर ए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर 17 वर्षीय रौनक सागवानी ने इटली में अंडर 20 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है और उन्होंने 11वें राउंड में 8.5 अंक के साथ विजेता ट्रॉफी अपने नाम किया और वे नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये चीजें इनसे संबंधित है जहां से मुझे लगता है कि प्रश्न बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमने यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किया है, तो आप सभी जानते हैं कि भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो थे विश्वनाथन आनंद। लेकिन ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे, खास करके इस तरह की चीजें अब देखने को मिलता है, तो ध्यान रखेंगे 1987 में
पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के चेन्नई के। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं हाल ही में जो भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं उसकी सूची के बारे में। हालांकि पीडीएफ में आपको 70वीं से लेकर हमने 82वें तक दिया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें रिसेंटली 4 की, तो एम प्रणेश जो कि तमिलनाडु के हैं 79वें ग्रैंड मास्टर बने, विघ्नेश एनआर तमिलनाडु के हैं 80वें ग्रैंड मास्टर, सायंतन दास पश्चिम बंगाल के 81वें ग्रैंड मास्टर, और रिसेंटली उपल्ला प्रणेश जो कि तेलंगाना के हैं ये 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। एक चीज आप इसमें नोटिस किए होंगे, जब ये पूरी सूची आप देखेंगे तो वहां पर आप ये नोटिस करेंगे कि तमिलनाडु को ज्यादा ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। चलिए आगे चलते हैं। नवा प्रश्न है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया है? देखिए इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। इसका भी राइट आंसर यहाँ पर तमिलनाडु है। नीलगिरी तहर की बात करें तो तमिलनाडु की राजकीय पशु है। जैसे कि बिहार की जो राजकीय पशु बैल है, राजकीय जो पक्षी है वो गौरैया है, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में जो इसकी शुरुआत की है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। नीलगिरी तहर जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत इसके संरक्षण के लिए चुनिम किया गया है। अच्छा, ये बकरी की तरह दिखने वाला एक पशु है जो कि खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि जो एक पालतू गाय होता है और एक नील गाय होता है, हालांकि कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ देखने में लगता है उसी प्रकार से आप देख रहे लगते एकदम बिल्कुल बकरी की तरह यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, बकरी से मुझे याद आया कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की राष्ट्रीय पशु क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा पाकिस्तान की राष्ट्रीय पशु क्या है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये भी तस्वीर देख लीजिए, इस प्रकार से एकदम पहाड़ के बाद ये पेड़ पर चढ़ के घास खाने को लगी हुई है। तो ये है नीलगिरी तहर, जिसके संरक्षण के लिए अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। यही यहाँ पर लिखा गया, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है, और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य राजकीय पशु नीलगिरी तहर को संरक्षण प्रदान करना है। और ये संचालित कब तक होगी, तो यह प्रोजेक्ट वर्ष 2023 से 2027 तक लागू रहेगा। इस दौरान इसके संरक्षण के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे। तो अभी हाल ही में इसकी शुरुआत जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, इनके द्वारा किया गया। आगे हमने यहाँ पर बिहार के संदर्भ में एक दो पॉइंट लिखा है कि बिहार की राजकीय पशु है बैल और राजकीय जो पक्षी है वो है गौरैया। अच्छा, 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। और 2023 में जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था उसका थीम था आई लव स्पैरो। अब यहाँ पर अब आगे लिखा गया तमिलनाडु की, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो कल भी ये जानकारी हमने आपको दिया था कि तमिलनाडु के उड़ान गुटी पनांग करोपट्टी, जिसे कि ताड़ का गुड़ भी कहा जाता है, अभी हाल ही में से जीआई टैग प्राप्त हुआ, अर्थात भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। बिहार और तमिलनाडु को लेकर एक जानकारी है, माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म व्यवसाय के लिए कर्ज लेने के मामले में बिहार, जो कि तमिलनाडु पहले शीर्ष स्थान पर थी, तो बिहार ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। और ये बहुत ज्यादा खबरों में था, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, जो लोग बार बार बोलते हैं कि सर क्या ये बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार टीचर वाले एग्जाम में हेल्प होगा इससे, तो बिल्कुल होगा। ये बिहार के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में एकदम रामबाण आपके लिए साबित होगा। ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे। हमारा एक ही प्रयास रहता है कि जितने भी इवेंट हुए हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, वो सभी को एकत्रित करके आपके समक्ष रखें, जिससे सभी छात्रों को खास करके बिहार में जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होने वाले वहां पर हेल्प हो। चलिए, अच्छा, वीडियो पसंद आती है तो आज की इस वीडियो का मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ 700 लाइक। कल हमने 700 लाइक का टारगेट दिया था, आप लोगों ने बिल्कुल पूरा नहीं किया। आज फिर से हम आपको दे रहे हैं 700 लाइक का टारगेट। अगर आपको लगे कि हेल्प हो रही है तो प्लीज आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। बताएं कि भारत की मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देखिए इसका जो राइट आंसर है ये है राजीव कुमार। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर का। वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है राजीव कुमार, तो इस लिहाज से राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत के मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना आपको ये भी है कि 15 मई 2022 को वे भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। कौन से? तो 25वें। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वे सुशील चंद्रा का स्थान उन्होंने लिया था। अच्छा, 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हुई तो उसी प्रकार से आप ये भी ध्यान रखेंगे, अभी वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है 25वें गवर्नर, वो शक्तिकांत दास, दोनों में 25वां कॉमन है। इस लिहाज से रिलेट करके चीजों को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो उन्होंने उर्जित पटेल का स्थान लिया और 25वें गवर्नर है आरबीआई के। अच्छा, उन्हें अभी हाल ही में लंदन में एक संस्था वहां से बेस्ट गवर्नर का अवार्ड मिला। इससे पहले 2015 में रघुराम राजन को मिला था। ये चीजें हमने आपको बताया, ये घोषणा पहले हुई थी, तब भी हमने आपको जानकारी दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं?
देखिए इसका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि न्यूजीलैंड यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, क्रिस्टोफर लक्सन तो प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के बने हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हाल ही में डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो दोनों नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई है, दोनों को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की भारतीय युगल जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में कौन सी रैंक हासिल की है। ये जोड़ी हमेशा खबरों में रहती है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां इन्होंने भारत के नाम दिलाई है। फिलहाल यहाँ पर जो भी रैंकिंग जारी हुई इसमें पहले रैंक पर है सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। ये दोनों जो मतलब ये जोड़ी है पहले स्थान पर है। तो राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि पहले स्थान पर। चलिए आगे चलते हैं, एक और प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने या फिर क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो एलिस्टर कुक, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको ध्यान होगा, एलिस्टर कुक की बात करें तो इंग्लैंड के क्रिकेटर है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड। तो दोस्तों आज के यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, आज के इस वीडियो के प्रश्न को देख लेते हैं कि संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर के कितने स्थलों को चिन्हित किया है। ये जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया है, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर आप लोग विस्तार पूर्वक लिखिए कि इसका राइट आंसर एक्चुअली में होगा क्या। लिखने से फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अच्छा, जो जानकारी हमने ऑफर के बारे में दिया था, जो प्रोमो कोड के बारे में दिया था, यही वो कोर्स है। इसी बैनर पे क्लिक करके आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर अपने फोन नंबर से रजिस्टर कीजिए और जाकर कोर्स को परचेज कीजिए। और परचेज करते समय जो प्रोमो कोड यहाँ पे लिखा गया है BPSC 70, वहां पर अप्लाई करेंगे तो भरपूर फायदा मिलेगा। कुछ दिनों के लिए ऑफर है, ऑफर का लाभ जरूर उठाइए। आप लोग बार बार बोलते हैं कि सर ऑफर नहीं लेते, तो ये बहुत कम कीमत पर है और जितनी चीजें हम आपको दे रहे हैं उतने कम कीमत पर उतनी बेस्ट क्वालिटी का आपको नहीं मिलेगा। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा और जो भी शिकायत होगा, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई समाधान चाहिए तो उस पर आप लोग संपर्क जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक जानकारी और, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है खासकर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वहां पर हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। डेली वहां पर चीजें आपको अपडेट रखी जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।